कभी ये मुद्दे उठे इस देश में? कभी किसी ने कहने की हिम्मत जुर्रत हुई इसमें? कभी कोई बोलना ही नहीं चाहता था। एक झूठा नैरेटिव चल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, लूट हो रहा है, बदनामी हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लड़कियों को उठा के ले जाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला ले जाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, फोटो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जज साहब और कोर्ट, हम सब कुछ कोर्ट से क्यों चाहते हैं भाई? हर हिंदुस्तानी की, हर सनातनी हिंदू की जरूरत है कि वो ये देखे कि 70 साल में क्यों दोबारा से इस देश के अंदर वो ताकतों को ताकत दी गई जिन्होंने इस देश को मजहब के नाम पे 2 टुकड़े किए और फिर वो यहां रह गए। और आज वही 75-70 साल के बाद में हम लाख बड़े बड़े ढंडोरा पीटे कि हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है। ये बड़े बड़े ब्रिज, ये बड़े बड़ी सड़कें, ये बड़े बड़े हाईवे इस देश के विभाजन को नहीं बना सकते। ये तय करना होगा कि इस हाईवे और एक्सप्रेस वे के सड़कों के किनारे कौन लोग रह रहे हैं नाम बदल के। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी एक्ट 2013 में किसके फेवर में बना? हज कमेटी ऑफ इंडिया को टैक्स पेयर से मनी दी जा रही है, फिर माइनॉरिटी कमीशन बना, फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी। लेकिन एक और देखिए, यह समाज को जगाने वाली बात है। सत्ता में कौन है कौन नहीं है, मैं कभी उससे डिफर नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे याद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में यह कहा गया कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और इस पे उस जमाने की जो सरकारें थी पहले, जो उनका वोट बैंक थी, उन्होंने भी यह बात कही। और उसके बाद में ये सरकार आई, इन्होंने कहा नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। उस जमाने मुझे याद है, आज 14-15 की बात आपको बता रहा हूं मैं, तो ये हुआ कि जजेस उसको जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भेजेंगे। लेकिन आज 6-7 साल हो गए, जजों को ऐसे काम के लिए फुर्सत नहीं है। जिन विश्वविद्यालयों ने इस देश में विभाजनकारी लोग पैदा किए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फाउंडर जो कि जनक था इस देश के विभाजन का, मोहम्मद इकबाल जो जनक था इस देश के विभाजन का, उनके नाम से बनी हुई यूनिवर्सिटी की 5-5 ब्रांचेस देश में बन रही हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में बन रही है, जहां 60 से 70-80% मुसलमान हैं। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर नहीं है तो उसके बारे में बात कीजिए। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से जयराम रमेश ने अपनी किताब लिखी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, मैडम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बाकायदा पेज नंबर 252 पे लिखा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। यू कांट डिक्लेयर एएमयू ए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। लेकिन इस देश में यूनिवर्सिटी भी पल रही है, यूजीसी से भी पल रहे हैं, मदरसे भी खुल रहे हैं, एजुकेशन पे लोन भी दिया जा रहा है, आईएएस पीसीएस भी बनेंगे, और इस देश में बंगाल भी बन रहा है, इस देश में केरला भी बन रहा है, इस देश के अंदर मलयाना भी बन रहा है, मेरठ भी बन रहा है। इस देश में 500 से ज्यादा जगह ऐसे हैं कि जहां हिंदू नहीं रह सकते। आपने हरियाणा के अंदर मेवात को सेपरेट बना दिया, आपने पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट बना के कहा यहां माइनॉरिटी अब 89% है, अब यहां का डीएम और एसपी मुसलमान होना चाहिए। तो ये जो बात आपके संविधान निर्माताओं ने कही कि ये जो विभाजनकारी मानसिकता है, और आप विभाजन करने के बाद भी माइनॉरिटी मानते हैं, उन्हें बड़ा कमजोर मानते हैं, उन्हें बड़ा दीनहीन मानते हैं। आपने तो इस देश में विभाजन के बाद भी फिर दोबारा से यहां जो मुसलमान रह गए, जो उनके लीडर थे, जिसमें सबसे बड़ा चोर जो था वो मौलाना आजाद था, जिसने इस देश में 10 साल के अंदर ऐसी शिक्षा नीति लागू करी कि इस देश को जो बहुसंख्यक है वो अपने इतिहास से कट जाए। तो आप जो बात कह रहे हैं, मेरी और आपकी लड़ाई यह है कि कोर्ट में आप हार भी गए मान लीजिए, तो क्या कोर्ट देश चलाती है? क्या समाज के बारे में तय करेगी? तभी मैं बार बार कहता हूं कि माननीय काले कोट पहनने वाले महान जजें जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जलीकट्टू पे बात करने के लिए टाइम है आपके पास? जो एक छोटा सा रिवाज है, जो लोकल उनकी कोई ट्रेडिशन है, उस पे आपके पास टाइम है? दही हांडी पे आपके पास टाइम है? महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा इसका टाइम है? लेकिन जिसने इस देश को तोड़ के खोखला कर दिया, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। वो मुद्दे पहले क्यों नहीं उठते? सरकारों की बाध्यता में समझ सकता हूं, सरकारों की मजबूरी में समझ सकता हूं, सरकारों के कंपल समझ सकता हूं कि उनको इस देश में वोट बैंक की राजनीति है, वोट चाहिए उन्हें, तो वो ये करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वोट नहीं चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट ये इन कामों को प्रायोरिटी पे क्यों नहीं लेती कि इन मुद्दों को वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर दिया जाए? और इस देश में बार बार किसी बात, अब आपने बाबरी मस्जिद का जो फैसला किया, लेकिन उसमें एक नखूना लगा दिया कि वो वहां मस्जिद बन सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? आप एक तरफ कहते हैं ये गलत हुआ, तोड़ी गई थी, यहां मंदिर था, लेकिन फिर ये किसको, यानी सुप्रीम कोर्ट भी अपील करने में लगी हुई है। भाई ऐसा भाईचारा हमको नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी भाईचारा दिखाए, कांग्रेस भी भाईचारा दिखाए, लेफ्ट भी भाईचारा दिखाए, और फिर हम आज भाईचारा ही देख रहे हैं। तो इस भाईचारे में तो हम पिछले 70 सालों से चारा बने हुए हैं, और वो मसलंडे घूम रहे हैं पूरे देश में। आप वो इलीगल जमीन बनाते हैं, बाहर से घुसपैठी मुसलमानों को यहां बसाते हैं, वो शाहीन बाग बना देते हैं,
वो 1920 के अंदर भोपला बना देते हैं। तो हम हमारा काम सिर्फ ये रह गया है कि हम सरकारें कानून बनाए, कानून बन गया उसको हटाएं। विष्णु जी, या आधी जिंदगी इसी में निकल जाएगी क्या हमारी? तो ये समाज जागना नहीं चाहता। तो समाज को जागने के लिए जो काम आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जीडी बख्शी कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। हमने ये रास्ता चुना है। हमने ये रास्ता नहीं चुना कि हमें राजनीति में जाना है, एमपी एमएलए बनना है, धरना प्रदर्शन देना। भाई हम नहीं कर सकते, वो हमारा हिस्सा। हाँ, लोगों से कहते हैं कि जो लोग कर रहे हैं उसमें जाके हिस्सा लें, हमने मना नहीं किया है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। लेकिन ये कहें कि नहीं साहब आप भी जाए, 50 सारे कारण हैं। आप जानते हैं कि कितनी थ्रेट्स वगैरह आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट लिमिटेड है। ये मुझे जानबूझ के कहना पड़ रहा है, लोगों को समझ नहीं आता। लोग एक तरफा बात देखते हैं और समझ में नहीं आते, बस सब बहुत ऐसा लगता है कि किसी काम के करने से सब ऐसा हो जाएगा। अगर करना है तो साल भर का प्लान करके बैठिए, फिर सरकार को झुकाइए फिर कि ये चीजें हटनी चाहिए। और अगर हट भी जाएंगी और समाज सो रहा होगा तो उनसे हटने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपनी लड़ाई समाज को लड़नी है, कोई सत्ता वत्ता नहीं लड़ेगी लड़ाई। जो भी सत्ता में आता है उसकी अपने कंपल्शन, मजबूरियां होती हैं, वो उसी हिसाब से चलता है। अरे मैं कह रहा हूं, जो लोग सत्ता में कभी 100% नहीं आए, उन्होंने वो कानून कैसे पास करा लिए? इसलिए कि उनके समाज की ताकत मजबूत थी। उन्होंने अपने लोगों को हर जगह, फिल्म के अंदर, ड्राइंग के अंदर, सड़क पर, खिलाड़ी, ऊपर नीचे, उनके उस एजेंडे में वो कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं थे। लेकिन हमारे यहां तो हर चौराहे पे एक एजेंडा नया शुरू हो जाता है और लोग आप ही को गाली देने लगते हैं। लोग आप ही से उम्मीद करते हैं ये भी आप करिए, ये भी आप करिए, ये भी आप करिए। आप जिस लड़ाई में खड़े हैं उसमें समय नहीं है विष्णु शंकर जी। कितने सालों के बाद इन डिबेट्स को पब्लिक डिबेट में लाया गया। आप सोचिए, आप तो बड़े वकील हैं, कभी ये मुद्दे उठे इस देश में? कभी किसी ने कहने की हिम्मत, जुर्रत हुई इसमें? कभी कोई बोलने ही नहीं चाहता था। एक झूठा नैरेटिव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बच्चे मर रहे हैं, लूट हो रहा है, बदनामी हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लड़कियों को उठा के ले जाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला ले जाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, फोटो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जज साहब और कोर्ट, हम सब कुछ कोर्ट से क्यों चाहते हैं भाई? कोर्ट एक सब समाज के लिए बना होता है। कोर्ट उतना ही देखना चाहता है जितना वो है। कोर्ट कभी एक्टिव होगा तो फिर ये सरकारें क्यों आएंगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है, ये पुलिस वाले क्यों हैं, जब देश को पुलिस को कोर्ट को ही चलाना है। लिहाजा हर हिंदुस्तानी की, हर सनातनी हिंदू की जरूरत है कि वो ये देखे कि 70 साल में क्यों दोबारा से इस देश के अंदर वो ताकतों को ताकत दी गई जिन्होंने इस देश को मजहब के नाम पे 2 टुकड़े किए और फिर वो यहां रह गए। और आज वही 75-70 साल के बाद में हम लाख बड़े बड़े ढंडोरा पीटे कि हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है। ये बड़े बड़े ब्रिज, ये बड़े बड़ी सड़कें, ये बड़े बड़े हाईवे इस देश के विभाजन को नहीं बना सकते। यह तय करना होगा कि इस हाईवे और एक्सप्रेसवे के सड़कों के किनारे कौन लोग रह रहे हैं नाम बदल के। वो जो एक आजम खान नाम का बदमाश है जो आजकल बीमार पड़ा हुआ है, उसकी सपोर्ट में एक महिला, पर्दे वाली महिला, आप उसके अल्फाज सुनिए वो क्या कहती है। वो टेलीविजन पे आती है, वो अल्फाज उसके सुनिए कि हमारे मुसलमानों के साथ ये हिंदू अत्याचार कर रहे हैं, योगी बदला ले रहा है। और हमारा एक शेर, वो देखिए उसके अल्फाज देखिए, हमारा एक शेर बिहार में सैयद शहाबुद्दीन किस तरीके से साजिश करके मार दिया गया। वो उस मक्कार को, उस चोर को अपना हीरो बता रही है, जिसने अपने वहां बिहार में 3 एक अपर कास्ट हिंदू के बच्चों को तारकोल के खाली टैंक में रख के एसिड में गला दिया। ये इनके हीरो हैं। वो मासूम औरत बनकर टेलीविजन पे ऐसे अपील कर रही है कि आजम के साथ ये हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। सैयद शहाबुद्दीन को मार दिया तो वो मुसलमान है, यानी इनका गुंडा, बदमाश, लुटेरा भी हीरो है इनका। इसलिए याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख लोग जाते हैं। ये भारत के हिंदू समाज को समझना होगा, ये सरकारों से कुछ नहीं होने वाला है, ये कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करने वाली है। ये कोर्ट कचहरी अपना काम करके चली जाएंगी। कोर्ट कचहरी को याद नहीं रखेगा देश के किस कोर्ट ने क्या फैसला दिया। इस देश के राजा को याद रखेगा कि राजा ने कितने सख्त कदम उठाए। राजा नहीं डरा। अगर राजा कोई आ भी गया है और वो 100 में से 100 अच्छे काम नहीं भी कर पा रहा है, मैं बार बार कहता हूं, मेरी इस बात को लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। क्या मैं ये सोच के छोड़ दूं कि कोई हमारा एक काम नहीं हुआ, 2 काम नहीं हुआ, हमारे निजी स्वार्थ के नहीं हुए, तो मैं छोड़ दूं किसी को? कोई इतनी आसानी से आ गया? इतनी आसानी से लोग लाए? इतनी आसानी से आप पहली बार हिंदू बने हैं? इतनी आसानी के बाद आपको कोई चीज मिली है? अरे उसमें 50 चीजें हो सकती हैं, आगे पीछे होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी। जो छोटे छोटे लोग अपना 5 लोगों का घर नहीं चला सकते, वो एकदम प्रधानमंत्री को ज्ञान देने लगते हैं, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा लगता है जैसे वो घर चला रहा है। हजारों करोड़ों प्रेशर्स हैं, हजारों करोड़ों इंटरनल हालात हैं जो पब्लिकली नहीं किए जा सकते। 25-25 साल मीडिया में रहने से इसका इस बात का तो एहसास है।
मुंह कह देना बहुत उठाना आसान लगता है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आप तय करेंगे, आप सड़कों पर निकलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, लोगों के यहां पे पहले ठीक होंगे, तब बात होगी। ये सिर्फ किसी एक सिंबॉलिक कोई प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। इससे बहुत हम देख चुके, बड़े प्रदर्शन इस देश में हुए और हमारे सामने ही देश लुटता चला गया, हमारे सामने ही इस देश की संसद में कानून, राष्ट्र विरोधी कानून पास हो गए और हम मौन लगा के बैठे रहे। तो हम अपने आप को इससे अलग नहीं करना चाहते। जो लोग जो काम कर रहे हैं, जिसका जो काम है वो करें। आप जो काम कर रहे हैं, आप भी तो पैसा कमा सकते हैं, आपको कोई कमी है क्या? आप भी तो ऐसे लोगों के मुकदमे लड़े जिनके लिए कहां कहां से पैसा आता है, दुबई से आता है, यूएई से आता है, कुवैत से आता है, आप उनके मुकदमे लड़िए। वो तो चाहते हैं कि उनका वकील हिंदू हो ताकि मैसेज ये जाए कि देखिए साहब, हिंदू वकील लड़ रहा है, फिर क्या बात है। तो आप जो बात कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इस देश में 3-3 लॉ मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, उन दलालों को कौन पैसा देता है? वो फ्री में खड़े होते हैं क्या? कोई रिश्तेदार लगते हैं उनको? उनके पीछे कितनी ताकत है। लेकिन आप सोचिए, जो उन रोहिंग्या को निकालने के लिए लड़ता है उसके पास कोई नहीं है। तो आप किसी को मॉरल समर्थन भी देना चाहते हैं और चाहते हैं सब काम सुप्रीम कोर्ट कर दे। सुप्रीम कोर्ट के पास तो जलीकट्टू के लिए टाइम बहुत है। आपकी बात कैसे सुने? आप भी तो वही बेचैनी पैदा किए जो दूसरे कर देते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट इस देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के जब भी कोई बात आती है तो अपने आप को पीछे कर लेती है? क्यों भारत के हिंदुत्व पे परिभाषित कर देती है, लेकिन 26 आयतों से वो डर जाती है और कहती है इसमें आपका क्या रोल है? तो ये ना मानसिकता है। ये इसलिए है कि आप सामूहिक तौर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। आप अपने ही लोगों पे सवाल उठाने लगते हैं, आपस में ही लड़ने लगते हैं। आप सत्ताओं में जिनको लाते हैं, कुछ दिन बाद उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं होता, लेकिन आप बस खाली हो जाते हैं, फिर आप वहीं चले जाते हैं। फिर आप जब पिटते हैं, रोते हैं, तो आपकी आवाज नहीं निकलती। आप पहली बार रो रहे हैं तो कोई सुन रहा है। जरूरी नहीं है कि सब जगह लठ लेके प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जाएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भाई, ग्रेविटी को समझो। इस संविधान के है, इस संसद में इतने पाप हो चुके हैं कि उनको एक एक को हटाने में कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूरी दुनिया का प्रेशर है, इंटरनल है, बाहर का है। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी। सरकार ने एफिडेविट लगाया है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं मानते। लेकिन एफिडेविट के बाद क्या हुआ 7 साल से? इस पे प्रोएक्टिव होना है, इस पे समाज से आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि एक एएमयू अगर पाकिस्तान बना सकती है, एक एएमयू से पढ़ के जाने वाला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक किताब लिखता है खलीकुज्जमा, आज वही मानसिकता पूरे देश में है। आप 5-5 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना रहे हैं जहां 80% मुसलमान लोग हैं। तो आप इस देश के भविष्य की बचाने की नींव रख रहे हैं। कौन लोग हैं वो लोग? तो इस पे बोलिए, इस पे नहीं बोलना चाहते। वो पुष्पेंद्र ये कर रहे हैं, वो फलाना ये कर रहे हैं, ये छोटी छोटी लड़ाई लड़ते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये काम हजारों साल पहले भी आप गलतियां कर रहे थे और आज भी गलती कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जो लोग भी जहां लड़ रहे हैं उनकी मदद करें, और जो काम कर रहा है उसको वो काम करने दें। हर एक से वो उम्मीद ना करें। कोई बैटिंग करेगा, कोई फील्डिंग करेगा, कोई विकेट कीपर बनेगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग एक ही काम करेंगे।